चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम कल का थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या देखा था और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था अध्याय 3 रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। तो इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस किए थे कि भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन में के अंदर जो ह्यूमन है, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो ह्यूमन है, तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? तो इनके अंदर हमने ये क्या हाँ, इनके अंदर क्या इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि लैंगिक जनन होता है। और क्या था कि ये किस तरीके के जीव होते हैं, तो हमने देखा था कि ये बाइविपेरस जीव होते हैं। और बाइविपेरस का मतलब क्या होता था, जो अंडे नहीं देते बल्कि बच्चों को जन्म देते, ठीक है, चाइल्ड को ये जन्म देने वाले। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इनके अंदर कितने पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ में ये भी हमने देखा था कि ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल अलग-अलग बॉडी पर होते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या देखा था। आगे हमने देखा था कि फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कौन-कौन सी इवेंट्स होती हैं, क्योंकि यदि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझना है, कंप्लीटली समझना है, तो आपको सबसे पहले एक माइंड मैप तैयार होना चाहिए कि एक्चुअली इस चैप्टर में होना क्या है। तो हमने बोला था कि सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, गेमेटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और चाइल्ड बर्थ यानी पार्चुरेशन। तो इसके लिए हमने बात करी थी फर्स्ट गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस को हम क्या कहते थे, युग्मक जनन। क्या कहते थे, युग्मक जनन। और युग्मक जनन का अर्थ होता है गेमिट का फॉर्मेशन, गेमिट का फॉर्मेशन। हमने ये देखा था कि इसके अंदर यदि मेल है तो मेल के अंदर स्पर्म बनता है, फीमेल के अंदर ओवम बनता है। मेल के अंदर स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते थे। उसी तरीके से यदि फीमेल है तो उसके अंदर ओवम बनता था और ओवम बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते थे, oogenesis कहते थे। फिर हमने देखा कि भाई गेमेट बन गए थे तो उन गेमेट को आपस में मिलाना होता था। तो गेमेट को जो मिलाने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते थे, इंसेमिनेशन यानी गेमेट ट्रांसफर। मेल की बॉडी से स्पर्म का फीमेल की बॉडी में जाना, इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते थे। फिर जब इंसेमिनेशन के द्वारा क्या होता था कि मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में क्या जाता था, शुक्राणु। और उस शुक्राणु किससे जाके मिलता था, अंडाणु से यानी ओवम से। जब ओवम से मिलता था तो क्या हो जाता था, निषेचन। निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाता था, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने देखा था कि अब बन जाता था जायगोट। और जायगोट को क्या करना है, गर्भाशय की दीवार में स्थापित करना यानी गर्भाशय की दीवार में अटैच करना, उसको हम क्या कहते थे, इम्प्लांटेशन। फिर हमने देखा कि गर्भाशय के अंदर ये जो जायगोट है वो इम्प्लांट हो चुका है। और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता था, 9 महीने बेबी फीमेल की बॉडी में ही क्या होता है, डेवलप होता है। यानी मादा के शरीर में, गर्भाशय में जो बनने वाला चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो 9 महीने मदर की बॉडी में क्या करता है, वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, डेवलप होता है। उस कंडीशन में जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, जो एवरेज 9 मंथ का होता है, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। इसके बाद हमने देखा गेस्टेशन कंप्लीट हो गया है, अब बेबी फुली डेवलप हो गया है, बेबी बाहर आने के लिए तैयार है। तो दिस प्रोसेस नोन एज चाइल्ड बर्थ यानी कि पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन वो प्रोसेस थी जिसके द्वारा हम क्या करते थे कि बेबी को फीमेल की बॉडी के अंदर गर्भाशय से क्या करते थे, बाहर निकालते थे। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती थी, पार्चुरेशन यानी फीमेल के गर्भाशय बेबी का बाहर निकलना, पार्चुरेशन यानी कि प्रसव कहलाता है। हिंदी में इसको हम प्रसव कहते थे। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने ये बात करी थी कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा था। एक था प्राइमरी और एक था सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी के अंदर हमने ये देखा था कि प्राइमरी के अंदर 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस का मतलब होता है एक जोड़े। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस का मतलब क्या है, एक जोड़ा क्या होगा, वृषण। और इसी को हम कहते थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन।
दूसरा आता था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एसेसरी, इसी को हम सेकेंडरी भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एसेसरी। एसेसरी का मैंने मतलब आपको बताया था कि ये हो नेचुरली होते हैं, नेचुरल रिप्रोडक्शन करना है तो फिर इनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब ये काम नहीं करते तो भी हम बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? आर्टिफिशियल तरीके से। तो क्योंकि ये मेन है जो बेबी को प्रोड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। स्पर्म मेन क्या है? किसी बेबी को बनाना है तो स्पर्म की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो शुक्राणु पैदा करते हैं यानी स्पर्म बनाते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, वो कौन होते हैं? टेस्टिस। इसलिए इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। उसी तरीके से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हमने देखा था कि उसकी सहायता करने वाले कुछ ऑर्गन्स हैं, और उनके अंदर हमने देखा था एसेसरी डक्ट यानी कुछ सहायक ग्रंथियां, सॉरी कुछ सहायक नलिकाएं। फिर हमने देखा था एसेसरी ग्लैंड यानी कुछ सहायक ग्रंथियां, और हमने देखा था एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन यानी कि पेनिस। ठीक है, जो क्या करता है सही मायने में मेल और फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको स्थापित करने के लिए, यानी संभोग को स्थापित करने के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो कौन होता है? मेल की बॉडी में पेनिस। अब इन्हीं चीजों को हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं को हमें डिटेल में देखना है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उनके हम कुछ नाम है, उन नाम को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या एक्चुअली में पाया जाता है। तो ये देखिए, फर्स्ट इसमें आते हैं, ये जहाँ पे ये थर्ड नंबर लिखा है, ये क्या है? ये दिस इज अ टेस्टिस। ये क्या है? जो थर्ड नंबर पे एरिया है, दिस इज टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स थे उनको थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर सिचुएटेड होता है, कहाँ पर स्थित होता है। तो पहला हो गया टेस्टिस। टेस्टिस से देखो एक ऐसे नली जा रही है, डक्ट जा रही है। ये डक्ट, इसमें 4 डक्ट हैं, बट इसमें अभी चारों नहीं दिखेंगे आपको, सिर्फ एक ही डक्ट दिख रही है। ये जो डक्ट दिख रही 5वें नंबर पे, ये है वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस क्या है? वाज डिफरेंस। बाकी और भी डक्ट हैं, रेड टेस्टिस है जो कि यहाँ पर अभी नहीं दिखेगा, मैं बाद में अभी टेस्टिस का जब डायग्राम दिखाऊंगा तब आपको वो समझ में आएगा कहाँ पर है। ठीक है, वाज डिफरेंस। जो फोर्थ नंबर पे है, दिस इज अ पेनिस। ये क्या है? पेनिस। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है, दिस इज अ सेकंड नंबर पे दिस इज अ सेमाइनल वेसाइकल। क्या है? सेमाइनल वेसाइकल, यानी शुक्राशय जो ग्लैंड थी, 3 ग्लैंड है, उसमें से एक ग्लैंड आपको यहाँ पर दिख रही है, सेमाइनल वेसाइकल। उसी तरीके से फर्स्ट नंबर पे क्या है? ये फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सॉरी, मेल, ये हाँ, ये साइड में जो है इसका नाम नहीं दिया गया, बट इसको ध्यान रखो, ये यूरेथ्रा होता है, सॉरी, यूरिनरी ब्लडर। मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास ही रीनल सिस्टम के ऑर्गन्स भी कुछ होते हैं, उनमें से एक होता है यूरिनरी ब्लडर, जो कि लगभग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास ही सिचुएटेड होता है। तो इसको अभी हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है नहीं, लेकिन वहां पे दिख रहा था इसलिए मैं बताया। फर्स्ट पे क्या है? फर्स्ट में आगे जाके वाज डिफरेंस कहाँ पे ओपन होता है? सेमाइनल वेसाइकल में। और जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट। ध्यान रखना, अभी दिक्कत मत लो, अभी सिर्फ नाम को अपन देख रहे हैं कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, अभी वापस से इनको डिटेल में देखने वाले हैं। उसी तरीके से एक साइड में डायग्राम है जिसमें काफी नाम देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है कि क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं तो जो चीजें हमें जनरली कुछ दिखाई दे रही हैं, जो ट्रांसवर्स देख रहे हैं हम साइड से, तो जो ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं वो अपन ने पहले डायग्राम में देखा। हाँ, दूसरे डायग्राम में कुछ खास ऑर्गन देखने को मिलेंगे। ये एरिया, दिस इज अ पेनिस। ये पूरा एरिया पेनिस कहलाता है। ये टेस्टिस है। ये टेस्टिस है। इसके बाद आगे आओ तो अब ये देखो, टेस्टिस को यहाँ पे हल्का सा काट के दिखाया गया, जो मैं नेक्स्ट डायग्राम एक और डाला है उसको उसमें दिखाऊंगा। इसके अंदर आपको टेस्टिस के अंदर जो भी चीजें हो सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी। और ये जो जा रहा है, जिसे जब ये हो गया सबसे पहले, ये होता है एपिडिडमिस। फिर ये होता है ये वाज डिफरेंस, सॉरी, ये होता है वाज डिफरेंशिया। वाज डिफरेंशिया, ये है एपिडिडमिस, और ये है वाज डिफरेंस। मतलब इसके अंदर जो पूरा ट्यूब है ना लंबा, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। जो शुरू का पार्ट यहाँ पर है, हालांकि 4 पार्ट में बताया था, रेड टेस्टिस, वाज डिफरेंशिया,
एपिडार्मिस और वास डिफरेंस। तो जो रेड टेस्टिस है वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि रेड टेस्टिस यहाँ पर है टेस्टिस के पास, तो वो दिखेगा नहीं जनरली यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो नली है आगे, तो वास डिफरेंशिया, एपिडिडमिस, और आगे जाके जो स्ट्रक्चर खुलता है उसका नाम होता है क्या, वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस आगे जाके जो आपको दिख रहा है ये ये जो ऊपर वही है यूरिनरी ब्लडर, जो रीनल सिस्टम का ऑर्गन है। लेकिन यहाँ पर आओ, ठीक है, यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये यहाँ पर ये जो एरिया जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये दोनों साइड, ये है सेमाइनल वेसाइकल। ये क्या है, सेमाइनल वेसाइकल। इसके बाद सेमाइनल वेसाइकल, ये जो यहाँ पर है, ये जो है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो आगे उसके प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे दो बिंदी जैसी संरचना यहाँ पे दिख रही थी, ये होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसके अंदर आपको तीनों ग्लैंड देखने को मिल रही है। पहली ग्लैंड दिख रही है यहाँ पर, जिसे इन्होंने सेमाइनल वेसाइकल। दूसरी ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इस स्ट्रक्चर में आपको तीनों ग्लैंड देखने को मिल रही हैं। नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यदि मैं नाम लिखने लगूंगा तो फिर मैं यहाँ पर समझा नहीं पाऊंगा अच्छे से, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे। लेकिन नाम मैं बता चुका हूँ पहले, सिर्फ आप ध्यान रखो कि ये सेमाइनल वेसाइकल यानी शुक्राशय है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, और ये क्या है आगे जो थर्ड नंबर पे यहाँ पे, ये दिस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो थर्ड नंबर पे वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब डक्ट की बात करें, 4 डक्ट होती है, और डक्ट भी मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे बताया था, यहाँ पे होता है रेड टेस्टिस। यहाँ पे क्या होता है, रेटे टेस्टिस पहला पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट रेड टेस्टिस से आगे जो जाता है ये यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं वाजिफ्रेंशिया। फिर वाजिफ्रेंशिया से आगे ये पार्ट यहाँ तक जाता है, थर्ड पार्ट, जिसका नाम होता है एपिडाइडमिस। और आगे जाके जो शुक्राशय के पास ये अटैच होता है, वो होता है वाज डिफरेंस। तो ये 4 पार्ट आपको दिख गए किसके, एसेसरी डक्ट के, और 3 पार्ट आपको दिखे एसेसरी ग्लैंड के। इसके बाद हमने देखा था एक्सटर्नल जेनिटलिया थर्ड पे आता था। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया यही है, ये जो आगे है, दिस इज अ पार्ट ऑफ पेनिस, इसी को हम एक्सटर्नल जेनिटलिया कहेंगे। यही हमें एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब है बाह्य जनेंद्रिय। बाह्य जनेंद्रिय का मतलब ये होता है जो आपको बाहर से दिखे। तो जो मेल के अंदर बाहर से दिखने वाला ऑर्गन है वो है पेनिस। तो ये होगा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। इसके बाद बोलते हैं कि तीनों पार्ट्स मैंने खत्म कर दिए, और जो एस प्राइमरी था वो तो टेस्टिस था, तो टेस्टिस तो ये है पूरा, दिस इज। तो मैंने आपको यहाँ पर जितने भी नाम अभी बताए थे, यहाँ पर मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर वन पेयर ऑफ टेस्टिस आता है। तो मैंने आपको वन पेयर ऑफ टेस्टिस दिखाए, कहाँ दिखाए, ये टेस्टिस है, एक इधर एक राइट एक लेफ्ट, 2 टेस्टिस होते हैं। तो एक पाउच के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। तो वन पेयर का मतलब है 2, तो वन पेयर टेस्टिस आपको दिखाई दिए। इसके बाद हमने क्या बताया आपको कि एसेसरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर आता है सबसे पहले एसेसरी डक्ट, जो कि 4 होती हैं। तो ये किससे लगी हुई होती हैं, वृषण यानी टेस्टिस से। तो मैंने आपको दिखाया कि जो टेस्टिस के पास ये संरचना है यहाँ, इसको हम बोलते हैं रेड टेस्टिस। फिर आगे जाके बनता है वाज एफरेंशिया, फिर आगे जाके बनता है एपिडाइडमिस, फिर वाज डिफरेंस। तो 4 पार्ट यहाँ पे हो गए। इसके बाद हमने बताया कि ग्लैंड भी होती है भाई 3। तो 3 ग्लैंड कौन सी, 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड, और 1 पेयर बल्बोरेथ्रल। ध्यान रखना, जहां पर मैंने पेयर की बात करी है उसको आप ध्यान रखेंगे। पेयर का मतलब होता है 2, यानी वो एक जोड़ा है। कैसे, आइए देखें। ये मैंने बताया था, एक इधर और एक इधर, तो 2 हो गई सेमाइनल वेसाइकल, तो एक पेयर हो गया। लेकिन प्रोस्टेट देखो 1 लिखा था मैंने, तो एक ही है, बस बीच में एक प्रेजेंट होता है। और उसी तरीके से हम थर्ड बात करें, बल्बोरेथल ग्लैंड, तो दोनों तरफ एक मटर के बीज के समान क्या होती है, पी शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम होता है क्या, बल्बोरेथल ग्लैंड। तो इस तरीके से 3 ग्लैंड हो गई। और मैंने नेक्स्ट आपको बताया था क्या, एक्सटर्नल जेनाइटली, बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर एक ही ऑर्गन था, पेनिस, और मैंने आपको दिखाया कहाँ पर, ये। तो ये जो पार्ट था ये था पेनिस। तो इस तरीके के हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन के सिर्फ नाम देखे हैं। इनका क्या काम होता है, ये क्यों है, ये अभी नहीं देखा है। क्यों, क्योंकि जब तक आप इनके नाम याद नहीं कर पाओगे और ये नहीं पता कर पाओगे कि ये एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ पर हैं, तब तक इनके फंक्शंस वगैरह और स्ट्रक्चर वगैरह को समझना थोड़ा सा आसान नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले इनके नाम को याद करना है। इसमें इंग्लिश हिंदी का ज्यादा रोल नहीं है। हालांकि हिंदी में मैंने नाम दे दिए थे आपको, पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं।
तो ये यहाँ तक किसी कोई डाउट कुछ पूछना चाहता है इसी के अंदर डायग्राम में या कोई क्वेश्चंस यहाँ तक, क्योंकि इतना मैंने कल बताया था, डायग्राम डिस्कस नहीं किया था, इसलिए डायग्राम में एक बार बता दिया है। अब हम एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? किसी को नहीं है? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है टेस्टिस, क्योंकि हमने बोला था अब एक एक करके पढ़ने वाले हैं, तो टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस कितने होते हैं? एक जोड़े। एक जोड़े टेस्टिस कहाँ होते हैं? हमारी बॉडी में, मेल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस कितने होते हैं? वन पेयर। वन पेयर। अभी बताया था कि वन पेयर ऑफ टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ? पेल्विक रीजन में। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पेल्विक रीजन में। अब ये पेल्विक रीजन क्या है? क्योंकि ये नया वर्ड आपने सुना कि पेल्विक रीजन क्या होता है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं श्रोणि क्षेत्र। श्रोणि क्षेत्र क्या होता है? देखो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लो एक जीव है, मान लो मेल, ये मेल का सर हो गया, सर के बाद ये गर्दन हो गई, गर्दन के बाद जो इस तरीके का एरिया होता है थोरेक्स, थोरेक्स के बाद जो पेट वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं एब्डोमेन, और एब्डोमेन के बाद जहां से पैर वगैरह स्टार्ट होते हैं, ठीक है ये, तो ये इस वाले एरिया को थोरेक्स कहते हैं, इस वाले एरिया को एब्डोमेन कहते हैं, और एब्डोमेन के नीचे जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उस एरिया को हम कहते हैं पेल्विक एरिया। यानी जहां पर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं उस एरिया को, यानी जहां जनन अंग उपस्थित होते हैं उस क्षेत्र को, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं? वन पेयर ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस की कुछ खास बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो टेस्टिस क्या होते हैं कि हमारी मेल की बॉडी में पेल्विक ऑर्गन में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्यों वन पेयर? मैंने अभी बताया था आपको। तो कितने टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं? वन पेयर। तो ये पाउच बनाया मैंने, और एक पाउच में ये और ये क्या हो गए? टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस। तो एक पाउच के अंदर दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, यानी एक पाउच के अंदर एक पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है। और ये जो पाउच है जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ, इस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम। क्या नाम होता है? स्क्रोटम। तो यानी टेस्टिस की बात करें तो प्रेजेंट इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर, यानी वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एक जोड़े वृषण एक थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होते हैं, उसे टेस्टिस कहते हैं। और जो थैली है, जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, टेस्टिस है, वृषण है, लेकिन जिसमें प्रेजेंट है उस थैली का इंपॉर्टेंट नाम है स्क्रोटम। पूछा जाता है कि कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो स्क्रोटम पर होते हैं। अब आपको नेक्स्ट बात पर लेकर चलता हूँ कि जो स्क्रोटम है वो कहाँ पर होते हैं? बाहर। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बाहर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? देखो जनरली क्या होता है, मेल के अंदर टेस्टिस फील किए जाते हैं, बाहर से दिखते हैं। जिस तरीके से मेल के अंदर पेनिस बाहर से दिखता है, उसी तरीके से मेल के अंदर टेस्टिस भी बाहर से दिखते हैं। लेकिन फीमेल में ओवरी दिखती है। देखो इम्पोर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। फीमेल की यदि हम बात करें, फीमेल में देखो, फीमेल में जो ओवरी है, दो ओवरी होती हैं, फेलोपियन ट्यूब होता है, फिर यूटेरस वगैरह होता है। ये ओवरी फीमेल में कोई फील नहीं कर सकता। जहाँ पर अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, ओवरी में ओवम बनते हैं, उस ओवरी को कोई फील नहीं कर सकता फीमेल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है बिल्कुल। लेकिन मेल के अंदर टेस्टिस को फील किया जा सकता है। फील करने का रीजन क्या है? क्योंकि टेस्टिस जो हैं वो पेल्विक रीजन में तो हैं, बट बॉडी के बाहर है। उनको अलग से एक पाउच बनाया, इसीलिए तो स्क्रोटम हमने बनाया। स्क्रोटम एक अलग से पाउच है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। तो ऐसा क्यों? गॉड ने ऐसा, या भगवान ने इस तरीके की संरचना क्यों बनाई कि भाई ओवरी कहाँ है? फीमेल की बॉडी के अंदर, लेकिन मेल में जो टेस्टिस है वो बाहर है। तो कुछ रीजन से बनाया होगा, नहीं तो इसको टेस्टिस को भी ओवरी की तरह है अंदर रख देते मेल के अंदर। तो बाहर क्यों रखा? तो बाहर इसलिए रखा है क्योंकि स्पर्म जो प्रोडक्शन है, जनरली हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
और इस 37 डिग्री सेल्सियस पर कभी भी स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता। यानी 37 डिग्री पर स्पर्म नहीं बन सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि 37 पे कभी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो गॉड ने क्या किया, क्योंकि यदि स्पर्म नहीं बनेंगे तो नई जनरेशन कैसे आएगी। तो गॉड ने क्या किया कि एक काम करते हैं, टेस्टिस को कुछ ऐसा वातावरण देते हैं जिससे उसका टेम्परेचर हम क्या कर दें, 37 के अलावा चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया कि टेस्टिस को बाहर रख दिया। टेस्टिस को बॉडी के बाहर यानी आउटसाइड रख दिया। टेस्टिस को कहाँ रख दिया, आउटसाइड रखा। आउटसाइड इसलिए रखा ताकि हम 37 टेम्परेचर को ना रखें, क्योंकि 37 पे क्या होगा, स्पर्म नहीं बनेगा। तो स्पर्म कब बनता है, तो स्पर्म बनता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर कम होता है किसके मुकाबले, बॉडी के मुकाबले। यानी बॉडी का टेम्परेचर यदि 37 है तो 34, 35, 35, 36, 34, 34 इन सब पर स्पर्म का प्रोडक्शन हो सकता है। 37 पे नहीं होगा। 37 से कम चाहिए, कितना, 2 से 3 डिग्री। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर बॉडी का कम किया जाए तो स्पर्म प्रोडक्शन बॉडी के अंदर हो सकता था टेस्टिस का, लेकिन तुम्हें टेस्टिस के अंदर, बट तुम्हें पता है कि बॉडी का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता। 37 ही मेंटेन रहता है। फीवर को छोड़ दो, बुखार को छोड़ दो, नेचुरली बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 होता है। उस 37 को चेंज नहीं करते, हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसीलिए हमको क्या कहते हैं, यूरीथर्मल कहते हैं। आगे पढ़ाऊंगा, यूरीथर्मल कहते हैं हम लोग। लेकिन हमें तो टेस्टिस के लिए 37 चाहिए ही नहीं स्पर्म प्रोडक्शन करना है। तो हमने क्या किया, टेस्टिस को एक पाउच लाइक संरचना थी जिसका नाम था स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर डाल दिए। स्क्रोटम के अंदर जैसे ही हमने उसको डाल दिए तो अब क्या हुआ कि इसमें जो स्क्रोटम था, स्क्रोटम में क्या है, स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं। इन मसल्स का काम है कि ये कभी भी संकुचित हो सकती हैं और कभी भी शिथिल हो सकती है। यानी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, कभी भी रिलैक्स कर सकती हैं। तो जब ये रिलैक्स करेंगी, फैल जाएंगी, तो यदि टेम्परेचर ज्यादा हो गया ना टेस्टिस का तो बाहर निकल जाएगा, और यदि टेम्परेचर कम हो गया टेस्टिस का तो सिकुड़ जाती हैं ये मसल। जो मसल थे उनके चारों तरफ ये क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी, और सिकुड़ जाएंगी तो टेम्परेचर वापस से बढ़ा लिया जाएगा। यानी ये मसल ही हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं टेस्टिस को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में और स्पर्म प्रोडक्शन करने में। तो ये बॉडी के अंदर ऐसी मसल नहीं डाल सकते थे, और वहां पर ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो डायरेक्ट एरिया के कांटेक्ट में हो, बाहरी वातावरण के कांटेक्ट में हो। इसलिए नेचर ने क्या किया, गॉड ने क्या किया कि टेस्टिस को एक अलग संरचना बनाई और उस संरचना के अंदर डाल दिया, और जो संरचना थी वो स्क्रोटम थी। तो स्क्रोटम कभी भी रिलैक्स हो सकता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कभी भी संकुचित हो सकता है, कभी भी रिलैक्स हो सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, और ये इसलिए है क्योंकि हमें स्पर्म प्रोडक्शन करने के लिए 2 से 3 या 2 से ढाई भी कहता है। तो 2 से ढाई या 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम करना है, यानी 37 पे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। कब होगा, 34 पे होगा, 35 पे होगा, 36 पे होगा, इतने पे होगा। तो इसलिए हमने उसको बाहर रखा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिस की संरचना के बारे में। क्योंकि हम टेस्टिस को पढ़ रहे हैं तो टेस्टिस को सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से भी देखेंगे। तो अंदर से संरचना देखें उससे पहले, इन चीजों को पढ़ें तो उससे पहले हमें डायग्राम देखना पड़ेगा टेस्टिस का। तो आइए डायग्राम देखते हैं। देखो, टेस्टिस के अंदर सबसे पहले ये जो लेयर है, ये लेयर क्या है, इस लेयर का नाम क्या है, इसका नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है, स्क्रोटम। और स्क्रोटम है क्योंकि ये टेस्टिस है हमारे यहाँ। इस टेस्टिस को कवर कर रहा है कौन, स्क्रोटम। ठीक है, चलिए। तो ये स्क्रोटम के अंदर है हमारा ये टेस्टिस वन। एक टेस्टिस एक दिखा रहे हैं साइड से, ये टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर की संरचना देखें तो आइए, ये जो आपको दिख रहे हैं एक टेस्टिस के अंदर इस तरीके से, ये एक, फिर ये दो, इस तरीके से आपको देखो कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। कंपार्टमेंट मतलब चेम्बर दिख रहे हैं। इन चेम्बर को क्या कहते हैं, तो इन चेम्बर को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। इनका नाम क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल को हिंदी में क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं हम वृषण पालिकाएं। क्या कहते हैं, वृषण पालिकाएं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल
यानी एक मैं साइड में भी एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो अब मैं सिर्फ एक अकेला टेस्टिस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साइड में, नॉर्मल अपने भाषा में समझाने के लिए। मान लो एक टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर क्या होगा कि टेस्टिस के अंदर इस तरीके से बहुत सारे चेम्बर होंगे, यानी पार्टीशन होंगे। ये जो पार्टीशन है ना, ये कितने होते हैं? लगभग 250 से 300 पार्टीशन होते हैं। कितने होते हैं? 250 से 300। और इन पार्टीशन को क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी वृषण पालिकाएं। कितनी होती हैं? एक टेस्टिस के अंदर 250 से 300 होती हैं। फिर इसके अंदर अब इतना हमने देखा, यानी टेस्टिस का ये एक कवर हटाओगे और अंदर जाओगे, तो जैसे ही अंदर जाओगे तो आपको 250 से 300 क्या देखने को मिलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी वृषण पालिकाएं। फिर और अंदर जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो वृषण पालिका का कवरिंग है ना, उसको हटा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक वृषण पालिका के अंदर किसी में 2, ये 2, किसी में 3, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3। यानी जब टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आप जाओगे, तो आपको हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे। यानी आप समझना है, सबसे पहले टेस्टिस देखा। टेस्टिस के जब अंदर जाओगे तो अंदर जो संरचना सबसे पहले आपको मिलेगी वो टेस्टिकुलर लोब्यूल होगी। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आप जाओगे तो आपको 2 से 3 हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में, किसी में 2, किसी में 3 अलग चेम्बर देखने को मिलेंगे, अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसका क्या नाम होगा? जिसका नाम होता है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो मैंने कंपार्टमेंट अभी बनाए थे, इसी के अंदर देखो, यहाँ ऐसे मुड़ी-मुड़ी संरचनाएँ हैं, ऐसे-ऐसे। तो ये इसके अंदर एक्चुअली 3 या 2 चेम्बर देखने को मिलते हैं। 3, किसी में 2। तो इसी के अंदर जो स्ट्रक्चर है, वो कहलाता है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है, उसको अभी पेंडिंग पे डालते हैं, उसको अगली स्लाइड में समझाऊंगा। वापस आते हैं। ये देखिए, तो आपने देखा कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है। टेस्टिस बाहर क्यों है? क्योंकि हमें 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम करना है इसमें को बनाने के लिए। और फिर क्या होता है, हर टेस्टिस के अंदर 250 से 300 क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। आपको दिख गए होंगे कहाँ पर बात कर रहा था मैं, कि ये टेस्टिस था, तो इसमें इस तरीके से बहुत सारे 250-300 क्या थे? पार्टीशन थे, ऐसा समझो। उन पार्टीशंस के अंदर मेन काम होने वाला है, तो उनको हम बोलते थे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर हमने देखा था कि ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, यानी बहुत ज्यादा संकुचित, इस तरीके से इस कोइल्ड है। कोइल्ड मतलब इस तरीके से संकुचित, या फिर ऐसा समझो कि अ, संग हिंदी में संगणित करके समझ सकते हो। तो संगणित क्या है? स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। ये भी मैं आपको डायग्राम में समझा दिया था कि इस तरीके के अंदर जो छोटे-छोटे पार्टीशंस हैं, किसी में 2, किसी में 3। और यहाँ पर मैंने एक्चुअल डायग्राम में भी दिखाया था, टेस्टिस के अंदर भी आपको जो मुड़ी-मुड़ी संरचना दिख रही है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, उसको हम सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। चलिए, तो ये था टेस्टिस के बारे में। ओवरऑल खत्म नहीं हुआ, सिर्फ इंट्रोडक्शन ऊपर से। लेकिन अभी हमने जो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स बात करी, वो भी तो टेस्टिस का पार्ट है, और सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है, ये देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब आप जाओगे, ठीक है, मैं आपको वापस से एक टेस्टिस साइड में बना रहा हूँ। ठीक है, ये था टेस्टिस। इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे पार्टीशन थे इस तरीके से, और इन पार्टीशंस को हम क्या कहते थे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमने देखा था कि वापस से किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 3, इस तरीके से करके बहुत सारी संरचनाएं और भी हैं। तो इन संरचनाओं को हम क्या नाम देते थे? सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। और जो ऊपर वाली पूरी कंप्लीट संरचना थी, ये इसका नाम क्या होता था? टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं? सेमीफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स को यहाँ पर ये संरचना है, एक सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स है, और इसमें कई सारे सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और इन तीनों को यदि मिला दे, पूरा एक पार्टीशन देखें, तो होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब जो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसको मैं जूम करता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट तो आप देख नहीं पाओगे उसमें, मैं जूम करता हूँ। जूम जैसे किया, तो आप इस पूरे पार्टीशन को, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ।
तो जैसे मैं जूम करता हूँ तो मैं 1, 2 और ये 3 क्या बना दिए? टेस्टिकुलर, सॉरी सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स। ये 1, 2, 3 इन तीनों को मैं यहाँ पे लेके आया जूम करके। सेमनीफेस ट्यूब्यूल, सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब आप जाओगे तो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दूसरा, तीसरा, इनके बीच में खाली स्पेस दिख रही है। ये खाली स्पेस दिख रहे हैं। ये ऐसे खाली स्पेस रहते हैं बहुत सारे। इस खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं? इस खाली स्पेस का नाम होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। खाली जगह का नाम होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस के जो मेन स्ट्रक्चर हमने देखना था अंदर, वो क्या था? सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर खाली जगह है उनका नाम होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। अब सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर देखें तो इसके अंदर दो तरह की लाइनिंग होती है। किसकी? कोशिकाओं की। दो तरीके के कोशिका देखने को मिलते हैं। दो तरीके के कोशिकाएं देखने को इस तरीके से मिलते हैं। एक तो पहली तरीका हो गया। अब दूसरी सेल्स इसके अंदर होती हैं इस तरीके से, इस तरीके से। यानी सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स में जब हमने देखा तो उसके अंदर दो टाइप की सेल्स थी। एक बाहर लेयरिंग जमी हुई थी, एक अंदर। जो बाहर थी इसका नाम था सर्टोली सेल। क्या नाम था? सर्टोली सेल। और जो अंदर थी, जो रेड कलर में थी, इसका नाम था जर्म सेल। जर्म सेल। जर्म सेल को हम हिंदी में जनन कोशिका कहते हैं। और जो सर्टोली सेल है उसको हम हिंदी में सर्टोली सेल से याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी में इसका नाम मुझे याद नहीं है। तो आप इतना रखेंगे सर्टोली सेल जो है वो बाहर से वाली स्ट्रक्चर है, और अंदर भी एक सेल है जिसका नाम है जर्म सेल। तो दो तरीके की सेल थी कुल मिला के। अच्छा, मैंने एक बाहर की संरचना देखो, आपको बाहर भी बताया था कि एक स्पेस है यहाँ। उस स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इस स्पेस का कुछ खास बात होगी तभी तो बताया, नहीं तो स्पेस बताने की क्या जरूरत थी मुझे? मैं सीधे सर्टोली सेल बताता, जर्म सेल बताता। लेकिन इंटरस्टिशियल स्पेस इसलिए बताया गया कि इंटरस्टिशियल स्पेस में भी एक कुछ सेल्स होती हैं ऐसे, जो मैं कर रहा हूँ ये सेल है। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस, जो खाली जगह है, इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। तो जो खाली जगह थी किसके बीच में? सॉरी सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स के बीच में। तो सेमनीफेस ट्यूब्यूल के बीच में जो खाली जगह थी, जो स्पेस था, उसका नाम था इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहाँ पर भी सेल थी, तो क्योंकि खाली जगह में, तो उनका नाम क्या रख दिया? इंटरस्टिशियल सेल। क्या नाम का रख दिया? इंटरस्टिशियल सेल। और इसी का दूसरा नाम होता है लीडिंग सेल। क्या नाम होता है? लीडिंग सेल। तो सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमने क्या देखा कि कुल मिला के हमें एक क्या देखी? एक हमें दिखी मेल जर्म सेल, एक दिखी सर्टोली सेल, और इन दोनों के बाहर, इन दोनों को मिला के क्या था? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब हम गए, सॉरी जो बाहर गए, तो बाहर जाते ही एक खाली स्पेस था, उसको हमने नाम दिया इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस स्पेस के अंदर जो सेल थी उसका नाम था इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। अब मैं एक मैप, माइंड मैप तैयार करता हूँ, क्योंकि ऐसे में थोड़ा अलग अलग बताने से क्या है, दिमाग से आपके चीजें गायब हो जाती हैं। तो उस गायबपन को वापस से मैं एक इस तरीके से दिखाना चाहूंगा कि आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा अब, थोड़ा सा लोग कंसंट्रेट करेंगे ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, अब आएगा। आप बस यहाँ पे देखो, हमने क्या देखा? टेस्टिस के बारे में देख रहे थे हम। ठीक है, टेस्टिस हमने देखा कि टेस्टिस के जब अंदर गए तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले जैसे ही हम टेस्टिस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो जो पहला दरवाजा आता है, ऐसा समझो कि आपके पास बहुत सारा हवेली है, और हवेली में एक के बाद एक करके घर है। तो टेस्टिस से एक हवेली हो गई, और उसके अंदर जो एक एक करके घर है ना, वो समझ लो कि एक एक गेट खोलोगे तो आप एक अंदर वाले रूम में जा पाओगे। तो टेस्टिस में जैसे ही आप गए और पहला गेट खोला, यानी पहली ओपनिंग, पहली परत हटाई, तो आपको क्या दिखता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल।
टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी जैसे ही टेस्टिस के अंदर आपने पहला दरवाजा ओपन किया, टेस्टिस की पहली कवरिंग हटाई, तो जैसे ही आप अंदर गए तो अंदर देखा कि एक संरचना प्रेजेंट है जिसका नाम क्या था? टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर क्या हुआ? आपने उस दरवाजे को खोलते ही अंदर पहुंच गए, किसमें? टेस्टिकुलर लोब्यूल में। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आप किसमें पहुंच जाओगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पहुंच गए। साइड में एग्जांपल दिखा रहा हूँ डायग्राम के साथ। ये देखो, ये टेस्टिस था, गेट खोला तो आपके अंदर बहुत सारे क्या देखने को मिले? 250 से 300 मिले थे क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने होते हैं? 250 से 300। फिर आप इसके अंदर भी जाके देखे तो यार कभी कभी 2 और कभी कभी 3 क्या देखने को मिले? संरचना अलग। अंदर भी रूम है छोटे छोटे। तो समझ लो रूम क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने होते हैं? 2 से 3 एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। ध्यान रखना, एक टेस्टिस में ये होते हैं, एक टेस्टिस में 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। जैसे आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाते हैं तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको 2 चीजें देखने को मिली थी। भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में गए तो एक अंदर सेल थी और एक ऐसी लाइनिंग में सेल थी, बाहर सेल थी। तो बाहर वाली सेल का हमने क्या कहा था? सर्टोली सेल। क्या नाम था? सर्टोली सेल। और अंदर वाली लेयर का नाम क्या था? जम सेल। जम सेल। इसका नाम हिंदी में होता है जनन कोशिका। जनन कोशिका। उसी तरीके से सर्टोली सेल का हिंदी में नाम सर्टोली सेल। अब मैंने ये बताया था कि इनके बीच में खाली स्पेस होती है। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है? इस तरीके से खाली स्पेस होते हैं। जो ये खाली स्पेस है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुकना। ठीक है, चलिए। तो हमने देखा टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर गए तो टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर गए तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर गए तो हमें क्या देखने को मिलेगी? 2 सेल, एक तो सर्टोली सेल, एक थी जर्म सेल। अब देखो, इनके बीच में भी तो खाली जगह थी, मैंने बताया था इनके बीच में इस तरह की खाली जगह। मैं अब यहाँ पे डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये इसको क्या था और ये। तो यहाँ एक खाली स्पेस था। इस खाली स्पेस को ही हमने एक नाम दिया था, क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में क्या थी? सेल। उसका नाम था लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, इतना ही बताया मैंने अभी आपको। तो कॉन्सेप्ट देखो कि टेस्टिस था, उसके अंदर क्या? टेस्टिकुलर था, उसके भी अंदर जब आप झांक के देखते हो तो आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके देखते हो 2 तरीके की सेल दिखती है, एक सर्टोली और जर्म सेल। और हमने देखा कि यार उसके आसपास कुछ खाली जगह में हमें कुछ दिख रहा था, और खाली जगह के अंदर जो दिख रहा था वो इंटरस्टिशियल स्पेस था, उसके अंदर जो सेल थी वो लीडिंग सेल थी। तो कुल मिला के 3 चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ गई। अब एक था सर्टोली सेल, जर्म सेल और लीडिंग सेल। तो सर्टोली सेल जर्म सेल पहले देखते हैं। जर्म सेल का काम क्या होता है? नाम ही उसका, जनन कोशिका। यानी यही तो है जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी, जो जन्म में किसी के बच्चे के जन्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है, वो कौन अदा करने वाली है? जर्म सेल, जनन कोशिका। तो ये जनन कोशिका ही क्या बनाती है? स्पर्म। यानी कि शुक्राणु जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? जर्म सेल के अंदर। हम बात कर रहे थे टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और शुक्राणु बनते हैं, तो हमने गलत कहाँ कहा? जर्म सेल टेस्टिस के अंदर ही तो है। तो जर्म सेल के अंदर एक्चुअली बनते हैं, पूरे टेस्टिस में नहीं। टेस्टिस के अंदर जर्म सेल होती है, उस जर्म सेल का काम होता है शुक्राणु को बनाना। और उसी टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल होती है, इसका काम होता है न्यूट्रिशन देना। भाई स्पर्म तो बन गए और स्पर्म को भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि स्पर्म कई महीनों से लेके कई सालों तक स्टोर हो सकते हैं मेल टेस्टिस के अंदर। यानी ऐसा नहीं कि जब रिक्वायरमेंट हुई तभी बने, वो बनते रहते हैं। जब रिप्रोडक्शन कोई मेल नहीं करता है तब भी शुक्राणु बनते हैं, और बन के कहाँ होते हैं? टेस्टिस में ही स्टोर होने लगते हैं। तो जब टेस्टिस में स्टोर होंगे तो भाई भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे, तो उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन देने के लिए ही नेचर ने क्या किया था?
सबसे पहले जो सिम्निफेस ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर एक सेल और दी जिसका नाम है सर्टोली सेल और ये न्यूट्रिशन देती है किसको? स्पर्म को। जो शुक्राणु हैं, स्पर्म है उनको न्यूट्रिशन देने का काम होता है सर्टोली सेल का। अच्छा, तो ये इंटरस्टिशियल सेल आप बार-बार चिल्ला रहे थे, वो है क्या? ये क्या काम करती है? तो इंटरस्टिशियल सेल ये तो मेन है, ये क्या प्रोड्यूस करती है? हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करती है? हार्मोन। कौन से हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। मेल के अंदर जो हार्मोन होता है, जो सेक्स हार्मोन होते हैं, उनको एंड्रोजन भी कहते हैं। और ये एंड्रोजन कौन होता है मेल के अंदर? कौन सा सेक्स हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसी को हम एंड्रोजन कहते हैं। मेल के अंदर एक्चुअली एंड्रोजन का मतलब ऐसा समझो कि सेक्स हार्मोन। तो क्योंकि मेल है तो मेल के अंदर सेक्स हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है? तो इसलिए जो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, हार्मोन है, उसको प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। तो जो स्पेस था ना वो खाली स्पेस नहीं था, उसके अंदर सेल थी। कौन सी सेल थी? लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। क्या इंपॉर्टेंट है? हार्मोन निकालती। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन निकालती है, मेल का सेक्स हार्मोन निकालती है। यदि ये नहीं होगा तो मेल मेल नहीं रहेगा। तो ये नहीं कह देना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले शुक्राणु बनाओगे और शुक्राणु को भोजन दोगे यानी जनन कोशिका शुक्राणु बनाएगी, सर्टोली सेल उसको भोजन देगी। उससे पहले सबसे पहले उसको मेल होना ज़रूरी है। तो मेल होने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो टेस्टोस्टेरोन है, जो कौन बनाता है? लीडिंग सेल। तो हुँ, तभी तो इसीलिए तो टेस्टिस मेल के अंदर है। उसका काम क्यों? क्योंकि मेल के अंदर टेस्टिस है तो लीडिंग सेल है तो टेस्टोस्टेरोन निकाल रहा है तो इंसान मेल है। मेल जैसे बिहेवियर है उसके। जिसके अंदर लीडिंग सेल सही से काम नहीं करती तो एंड्रोजन नहीं निकलता यानी टेस्टोस्टेरोन सही से नहीं निकलता। सही से नहीं निकलता तो उसके मेल जैसे सिम्पटम भी नहीं रहते। उसके अंदर फीमेल लाइक सिम्पटम आने लगते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट बनाना। तो आइए वापस से एक बार जल्दी से देखते हैं। ठीक है, हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आगे देखते हैं टेस्टिस। हमने टेस्टिस की बात करी थी, वापस से देखते हैं टेस्टिस कहाँ होते हैं? स्क्रोटम में। उससे बाहर क्यों बाहर रखा? स्क्रोटम में बाहर क्यों रखा है? ताकि हम टेम्परेचर को थोड़ा-सा कम रख सकें, कितना? 2 से ढाई या 3 क्यों? स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, नहीं तो स्पर्म नहीं प्रोडक्शन नहीं होगा। कितने पे नहीं होता? 37 पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर वो है। अच्छा, फिर हम टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस में क्या होता है? तो हमने बताया कि उसके अंदर टेस्टिस के अंदर बहुत सारे चेंबर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है? सिम्निफेस ट्यूब्यूल। अच्छा, सिम्निफेस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं? तो हमने सिम्निफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर बताया कि उसके अंदर होते हैं क्या? जनन सेल और सर्टोली सेल। अच्छा, फिर उनके बीच में जो खाली जगह थी उसमें क्या था? उसमें था इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। अच्छा, इनके काम क्या है? तो जनन कोशिका प्रोड्यूस करती है स्पर्म, सर्टोली सेल स्पर्म को देती है न्यूट्रिशन और इंटरस्टिशियल क्या प्रोड्यूस करती है? हार्मोन जिसका नाम होता है एंड्रोजन। तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक क्योंकि टेस्टिस के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं। एक्चुअली जब मैं खुद 12th में था तो ये चीज़ें मुझे क्लियर नहीं थी। बस इतना पता था कि हाँ, टेस्टिस है और शुक्राणु बनाता है और टेस्टोस्टेरोन निकालता है। बट एक्चुअल में कैसे? तो हमें पता नहीं था। रीज़न यही होता है कि जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, ना तो आपको स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जाता है और ना अदर कोचिंग में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए बच्चों को एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि स्पर्म बन कहाँ पे रहे हैं टेस्टिस में और ये हार्मोन आ कहाँ से रहा है और स्पर्म को ज़िंदा रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्चुअल में टेस्टिस क्या है, वो हमें किसी ने बताया ही नहीं और बताया नहीं तो हमें पता ही नहीं है। इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाएँगे कि भाई टेस्टिस होता है स्क्रोटम में रखा गया है। रीज़न क्यों रखा गया बाहर? क्योंकि हमें 2 से ढाई डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? इसमें बनाने के लिए, ठीक है? फिर हमने देखा कि एक्चुअली टेस्टिस के अंदर है क्या? तो हमने देखा टेस्टिकुलर लोब्यूल है, उसके अंदर गए तो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स हैं, फिर जाके उसके अंदर सर्टोली सेल मिली, फिर जाके जर्म सेल मिली, इनके बीच में कुछ खाली स्पेस थे, वो खाली स्पेस का नाम इंटरस्टिशियल स्पेस था, ठीक है? जर्म सेल का काम होता था शुक्राणु बनाना, सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिशन देना किसको? शुक्राणु को, स्पर्म को और इंटरस्टिशियल का काम होता है हार्मोन निकालना जो एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल कैरेक्टर के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। जल्दी से मुझे कोई भी जिसको नहीं समझ में आया है वो जल्दी से मुझे या तो चैट में बता दें या माइक को अनम्यूट करके बताएँ। क्योंकि इसमें बार-बार इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट ये बन गया, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे और नहीं बना तो फिर मेरी तरह तुम भी रट लेना। इतना है कि शुक्राणु बनते हैं और टेस्टोस्टेरोन निकलता है। क्योंकि हमारा रीज़न ये था कि हमें कभी किसी ने बताया नहीं।
तुम लोगों को बताने के बाद भी यदि नहीं होता तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इसलिए यदि अभी भी यदि कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चलो जल्दी से। धीरज समझ में आया? थोड़ा थोड़ा सा। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक्चुअल में है क्या। नाम तो तुमको याद करने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट। कीर्ति। कीर्ति समझ में आया? चलो ठीक है। ओके। प्रेरणा समझ में आया? देखो नाम थोड़ा सा चलो प्रदीप। प्रदीप। ओके। आ गया। तो देखो एक्चुअली में क्या है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ रहा है। हालांकि मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में है क्या और कौन सी चीज कहाँ पर है। और हाँ, थोड़ा सा नाम के इशू आएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम थोड़े से और टफ भी होते हैं याद करने में। तो नाम तो ऐसा है कि तुम्हें याद करने पड़ेंगे। मैं कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ आपके दिमाग में कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। नाम तो मैं अब आपके दिमाग में स्टोर नहीं करा सकता, लेकिन कोशिश मैंने करी है कि नाम याद हो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो नाम भी क्लियर होते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर। तो आई होप कि यदि इसमें 50% भी समझ में आया होगा तो मेरी मेहनत सक्सेसफुल रही इस चीज को लेके, क्योंकि बार बार एक ही चीज मैंने कई बार पढ़ाई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। ये हो गया हमारा सेमीफेस्टिवल्स के बारे में। अब आते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो फंक्शन ऑफ टेस्टिस क्या होता है, हम कई बार तो बात कर चुके हैं यार। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, टेस्टिस के अंदर कहाँ पर क्या हो रहा है। तो कुल मिला के फंक्शन तो अब पता ही सकते हो। तो फंक्शन हम देखते हैं। फर्स्ट, जो फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन जो हमारे टेस्टिस का है, तो सबको पता चल गया कि भाई टेस्टिस के अंदर क्या है, जर्म सेल है जो क्या बनाती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। तो पहला काम क्या हो गया, स्पर्म प्रोडक्शन, यानी शुक्राणु का बनना। जो शुक्राणु शुक्राणु बनाना, ये पहला काम हो गया टेस्टिस का। ठीक है। अच्छा, और क्या काम कर रहा था, तो ये काम कर रहा था हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन ही प्रोड्यूस कर रहा था। हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था, यानी हार्मोन बना रहा था। और वो हार्मोन कौन सा था, एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन था, एंड्रोजन हार्मोन। और इस मेल के अंदर एंड्रोजन, यानी एंड्रोजन का मतलब मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एंड्रोजन का मतलब है सेक्स हार्मोन। क्या हार्मोन है, सेक्स हार्मोन। तो क्योंकि वो मेल है, तो मेल के अंदर सेक्स हार्मोन कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन है, इसका प्रोडक्शन कौन करवाता है, लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल। तो ये मेन, यदि हम फंक्शन की बात करें टेस्टिस की, तो मेन फंक्शन है इसका, शुक्राणु को बनवाता है, स्पर्म प्रोडक्शन कराता है। और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन यानी सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मेल मेल रहता है। ठीक है। ये मेन काम है टेस्टिस के दो। इसके बाद हम आ गया, देखो अब ये तुरंत हो गया, कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, रीजन क्योंकि हमने टाइम दिया था टेस्टिस को समझने में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट हमने बताई थी कितनी, चार। रेड टेस्टिस, वाज डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस और वाज डिफरेंस, ये चार होती हैं। आओ देखते हैं। ये था टेस्टिस। टेस्टिस में मैंने बताया था बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे 250 से 300 चेम्बर, जिसको नाम था टेस्टिकुलर लोब्यूल। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होते थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होते थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से क्या निकलता था, स्पर्म। क्या निकलता था, स्पर्म। क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जनन कोशिका थी और वो स्पर्म बनाती थी। तो वो स्पर्म को एक्चुअली पहुंचाना कहाँ है भाई, वो तो पहुंचाना है मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो उसको क्या करना पड़ेगा, टेस्टिस से तो निकालना पड़ेगा, और उसको ले जाने के लिए कुछ रास्ता चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो जितने भी सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सब आके आपस में, सबके अंदर एक से छोटी छोटी पाइपलाइन आती है। सब से छोटी छोटी पाइपलाइन आती है, और ये छोटी छोटी पाइपलाइन मिलकर एक बड़ी पाइपलाइन बनाती है। मिलकर क्या करती है, मतलब एक बड़ी पाइपलाइन के अंदर इन सबकी ओपनिंग होती है।
तो जहाँ पर ये सिम्निफेस ट्यूब्यूल्स था, उस सिम्निफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर से ओपनिंग एक यानी छोटी-छोटी पाइपलाइन आई, किसके अंदर? एक बड़ी पाइपलाइन में। तो ये जो छोटी-छोटी पाइपलाइन है, ये छोटी-छोटी पाइपलाइन ही क्या है? रेटे क्या है? रेटेटेस्टिस। तो रेटेड जो पहला पार्ट था रेटेटेस्टिस, तो हमने बताया था ना डक्ट यानी नलिया, नलिकाएँ, और इन नलिकाओं का मैंने काम भी बताया था कि नलिकाओं का काम है कि आपके अंदर जो स्पर्म बना टेस्टिस के अंदर, उनको वहाँ से लेना है और कहाँ पहुँचाना है? फीमेल के पार्ट तक। तो वो डायरेक्ट तो नहीं पहुँचाएँगे, लेकिन कैसे होगा, मतलब कहाँ तक पहुँचाएँगे, फिर उसके आगे क्या होगा, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम टेस्टिस से, फिर आगे कहाँ तक जाएँगे वो देखते हैं। तो हमने देखा वो सबसे पहले टेस्टिस से छोटी-छोटी पाइपलाइन आई। पाइपलाइन ऐसा मत बोलना, मैं बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो छोटी-छोटी सी डक्ट आई, नलिकाएँ आई, और वो नलिकाएँ जो छोटी-छोटी नलिकाएँ थी वो बन गई थी रेट टेस्टिस। अच्छा, रेट टेस्टिस के बाद वो जो मैंने बताया ना कि बड़ी नलिकाओं के अंदर जुड़ गई। भाई छोटी-छोटी नलिकाएँ आई और बड़ी नलिकाओं के अंदर जुड़ गई। तो जब बड़ी नलिकाओं के अंदर जुड़ी तो ये जो बड़ी नलिका थी, यही तो सेकंड थी, यही सेकंड डक्ट है जिसका नाम है वाज डिफरेंशिया, वाज डिफरेंशिया। तो जो वाज डिफरेंशिया है वो ये है और रेट टेस्टिस से है। अब वाज डिफरेंशिया से आगे क्या आती है? पाइपलाइन आगे भी बढ़ेगी। जब आगे यहाँ तक वाज डिफरेंशिया था, ठीक है? यहाँ तक। वाज डिफरेंशिया से आगे पाइपलाइन बढ़ी, तो क्या हो गई? एपिडायडमिस, यानी थर्ड हो गई, थर्ड एपिडायडमिस। और एपिडायडमिस फिर फाइनली आगे बढ़ के कहाँ जाके मिलती है? बताया था सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड थी, वहीं पे जाके मिल रही थी। मान लो ये सेमाइनल वेसिकल यहाँ पर थी, तो सेमाइनल वेसिकल के पास जाके मिल रही थी, तो वहाँ पे जो मिलाने वाली थी वो लास्ट थी ये वास डिफरेंस, यानी ये थी वास डिफरेंस, और ये क्या था? एपिडायडमिस, और ये क्या था? रेट टेस्टिस। तो रेट टेस्टिस यहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक था तुम्हारा एपिडायडमिस, और उसके बाद उसको आगे लेके जो आगे जोड़ने वाला था वो क्या था हमारा? वास डिफरेंस। तो इनके अंदर कुछ अलग से याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि एक पाइपलाइन है ना, अब इनके अंदर कोई काम नहीं, इनका सिर्फ एक ही फंक्शन है, सबको मिला के। ये जो चारों है ना, इन चारों को मिलाकर आप सीधे बोलना कि इनका फंक्शन क्या है? स्पर्म का ट्रांसफर, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। स्पर्म के जो ट्रांसपोर्ट है, तो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, यानी टेस्टिस के अंदर जो बना स्पर्म है, उसको आगे लेके जाना। अब आगे लेके कहाँ तक जाएँगे? तो मेनली तुम्हें पता है, मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर बताया था पेनिस। पेनिस इसी को हम बोलते हैं कोपुलेटरी ऑर्गन। कोपुलेटरी ऑर्गन इसका मतलब होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब हस्बैंड वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तो उनमें जो मेन ऑर्गन है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है? उसका नाम होता है क्या? पेनिस। तो यहाँ एक्चुअली पेनिस ही है फिर फाइनली जो स्पर्म को कहाँ पहुँचाएगा? फीमेल की बॉडी में, क्योंकि इसी का तो काम है कि रिप्रोडक्शन करना, इसी का काम है कि लैंगिक संबंध स्थापित करना। तो जब ये संबंध स्थापित करेगा पेनिस, तो पेनिस के थ्रू ही क्या होगा? स्पर्म कहाँ जाएगा? फीमेल की बॉडी में। तो पेनिस एक्चुअली कहाँ तक लाना है? पेनिस तक। किसको? स्पर्म को। मेल के अंदर जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना, उसको कहाँ पहुँचाना है हमें? पेनिस तक। तो पेनिस तक पहुँचाने के लिए हमें 4 डक्ट चाहिए होंगे, रेट टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडायडमिस और वास डिफरेंस। तो इनका काम है ट्रांसपोर्ट, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करवाना है? पेनिस के अंदर। जब पेनिस के पास पहुँचेगा स्पर्म, तो मेल और फीमेल लैंगिक संबंध स्थापित करेंगे, तो मेल की बॉडी से कहाँ चला जाएगा? पेनिस के माध्यम से फीमेल की बॉडी में चला जाएगा। क्लियर है? चलो। तो एक चीज़ आपको मैंने याद करो वापस से, जो मैंने पहली प्रोसेस बनाई थी कि गेमेटोजेनेसिस, पहली प्रोसेस बताई थी आपको गेमेटोजेनेसिस, इवेंट के अंदर जब मैंने बताया था। तो देखो, यदि गेमेटोजेनेसिस करना था, युग्मक जनन करना था, तो क्या चाहिए था? टेस्टिस। तो मैंने आपको इसीलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस पढ़ाया। अच्छा, फिर आपको भाई उसको स्पर्म को आगे भी तो पहुँचाना था, गेमेट ट्रांसफर, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन करने के लिए भाई पाइपलाइन और पेनिस चाहिए, तो पाइपलाइन इसीलिए तो ज़रूरी है, इसीलिए तो मैंने एक्सेसरी डक्ट पढ़ाया, और एक्सेसरी डक्ट के बाद आपको पेनिस। इसके अलावा आगे चलते हैं, तो आपको एक और संरचना मिलेगी। अच्छा, फंक्शन, फंक्शन मैं बता चुका हूँ, फंक्शन ऑफ एक्सेसरी डक्ट अलग से नहीं पढ़ना। इनका फंक्शन यही है कि स्पर्म टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर क्या बना था? स्पर्म, और उस स्पर्म को कहाँ पर ले जाना है? रेट टेस्टिस के द्वारा, यानी रेट टेस्टिस के द्वारा कहाँ पे ले जाएंगे?
वाज एफ्रेंशिया में, फिर वाज एफ्रेंशिया से कहाँ जाएगा, वाज डिफरेंस सॉरी एपिडार्मिस में, फिर जाएगा वाज डिफरेंस में, फिर कहाँ जाएगा, पेनिस। तो पेनिस में तक जाने के लिए बहुत सारे ट्यूब हैं। ये पहली ट्यूब, ये दूसरी ट्यूब, ये तीसरी ट्यूब, ठीक है, और ये चौथी ट्यूब। तो जो पहली ट्यूब थी रेटे से, सेकेंड जो नली थी उसका नाम था वाज एफ्रेंशिया, जो थर्ड थी उसका नाम था एपिडार्मिस, और चौथी थी वाज डिफरेंस। तो ऐसे करके फाइनली कहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा, पेनिस तक। तो इनका काम ये है ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लैंड की। तो एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड का काम क्या भाई, क्या जरूरत है इनकी यहाँ पे, तो इनका कुछ काम होगा तभी तो पढ़ा है। तो अब वापस से आते हैं, जो मैंने कल एक चीज बताई थी, सीमेन। इंसेमिनेशन में बताया था कि सीमेन का एक्चुअली फीमेल मेल से फीमेल की बॉडी में पहुंचने की क्रिया होती थी इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन में क्या था, सीमेन। सीमेन को हम हिंदी में क्या कहते थे, वीर। क्या कहते थे, वीर। तो मैंने बताया था कि सीमेन बनता कैसे है। तो मैंने बताया सीमेन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पर्म और एक होता है लिक्विड, तरल पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, यानी शुक्राणु और लिक्विड। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वीर यानी कि स्पर्म। ठीक है। अच्छा, इनको हिंदी में नाम तुम लोग दिक्कत हुआ करे ना तो बोल दिया करो यार, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बार बार। इसका नाम है सहायक ग्रंथि। क्योंकि एक बार बता दिया ना तो पीडीएफ नोट्स में तो आपको मिल ही जाएगा, पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां देख लें। तो सहायक ग्रंथि, तो इनका काम क्या होता है, तो आपको मैंने कल बताया था सीमेन। सीमेन के अंदर बताया था दो चीजें होती हैं, स्पर्म और लिक्विड। तो स्पर्म तो पता चल गया कौन ने दिया, टेस्टिस ने। लेकिन लिक्विड कहाँ से आएगा, तो ये लिक्विड आएगा एसेसरी ग्लैंड से। तो एसेसरी ग्लैंड के अंदर वन पेयर सेमाइनल वेसिकल होती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। तो ये तीनों क्या करते हैं, कुछ व्हाइट कलर का मिल्की पदार्थ निकालते हैं, व्हाइट कलर, और थिक होता है, थिक मतलब थोड़ा सा गाढ़ा। तो थिक व्हाइट कलर का क्या निकालते हैं, लिक्विड। और वही लिक्विड क्या करता है, स्पर्म के साथ मिलता है और सीमेन का फॉर्मेशन करता है। सीमेन का फॉर्मेशन इसलिए करना है क्योंकि जब मेल और फीमेल आपस में लैंगिक संबंध स्थापित कर रहे होंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होंगे, तो मेल की बॉडी से जब स्पर्म अकेले जा नहीं सकता, क्यों तुम्हें पता है, स्पर्म स्पर्म की संरचना इस तरीके की होती है, कुछ सांप जैसी, जैसे सांप कुछ तरीके से, तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके की संरचना होती है। तो उसके अंदर जो टेल है ना, टेल क्या करती है, उसको चलने में मदद करती है स्पर्म को। और वो तभी चल पाएगा टेल जब उसको लिक्विड मिले, क्योंकि एक्चुअली वो चलता नहीं है, तैरता है, स्विमिंग करता है। तो स्विमिंग करने के लिए पानी चाहिए होता है। तो उसी तरीके से स्पर्म को यदि स्विमिंग करके आगे जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, लिक्विड। और वो लिक्विड कौन देगा भाई, हमारी बॉडी में कौन देगा, ये एसेसरी ग्लैंड। तो उसके लिक्विड बनाने के लिए क्या है, ताकि वो स्विमिंग कर सके, आसानी से मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में जा सके, तो उसके लिए हमें कुछ पदार्थ चाहिए, तरल पदार्थ, लिक्विड चाहिए। और वो लिक्विड बनाने का काम किसका है, एसेसरी ग्लैंड का है, सहायक ग्रंथियों का है। अच्छा, और बस इतना ही काम है क्या, तो नहीं, और भी काम है। तो एक आगे खाली स्लाइड होगी, उसमें देख लेते हैं। हाँ, फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, तो क्या काम है। तो मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे कि इसका जो ग्लैंड है, ये तीनों ग्लैंड क्या करती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेमाइनल वेसिकल यानी शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्र, जितनी तीनों ग्रंथियां हैं, इनका एक ही काम है, सिक्रेशन, तरल पदार्थ निकालना। अब ये जो काम करेंगे ग्लैंड, ये तरल पदार्थ के कारण करेंगे। तो क्या क्या करेंगी, आओ, पहला पहला क्या करेंगी, सीमेन फॉर्मेशन करवाएंगी। ठीक है, सीमेन फॉर्मेशन, क्योंकि स्पर्म तो तुमने चलो ठीक है बना लिया, लेकिन सीमेन तो बिना लिक्विड ऐड किए नहीं बनेगा। तो सीमेन कैसे बनेगा, अभी बता चुका हूँ, स्पर्म प्लस लिक्विड। तो जो लिक्विड इन्होंने बनाया वो स्पर्म के साथ जोड़ देंगे, तो बन जाएगा स्पर्म, पहला काम हो गया। अच्छा, बस इतना काम है क्या, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल के अंदर पेनिस, फीमेल के अंदर, जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्ट करता है, उसका नाम होता है वेजाइना। हिंदी में इसको योनि कहते हैं, और इसको शिश्न कहते हैं, या फिर लिंग कहते हैं। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स इनके बीच में होगा, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के आसान बनाने के लिए, आसान का मतलब होता है कि जब इनके बीच में
मेल और हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्स इंटरकोर्स होगा, तो कहीं जो वेजाइना है वहाँ कहीं रप्चर ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए। इसी तरीके से पेनिस के अंदर कहीं रप्चर ना हो जाए, चोट ना लग जाए, तो वहाँ पर लुब्रिकेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब स्नेहक। क्या देना पड़ेगा? स्नेहक। स्नेहक का मतलब ऐसा समझो कि जैसे आप क्या करते हो कि आपके पास कोई पुर्जा है, कोई नट है, उस नट मशीन का नट है, वो मशीन की नट को क्या है जंग लग गया। अब आप उसको क्या कर रहे हो, उस पुर्जे को आप सेट करना चाह रहे हो उस मशीन के अंदर, लेकिन वो हो नहीं रहा क्योंकि वो पुर्जा घूम नहीं रहा। घूम इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब वो हार्ड हो गया है, जंग लग गया है। तो आप क्या करते हो, वहाँ पे ग्रीस या कुछ ऑयल लगाओगे, और ग्रीस और ऑयल लगाने के बाद जब उसको वापस से आप उसके अंदर फिट करने की कोशिश करोगे तो इजीली मूव करेगा। या फिर ऐसा समझो कोई नट जाम हो जाता है, उसको खोलना है, तो आप क्या करते हो, ग्रीस ऑयल लगा के थोड़ा सा उसको ढीलापन करते हो ताकि इजीली उसको आप निकाल सको। इसी तरीके से मेल और फीमेल के लिए है कि वहां पे चोट न लग जाए, तो वहां पर फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, क्या लुब्रिकेशन करने के लिए, क्योंकि चिपचिपा रहेगा तो इजीली क्या होगा, सेक्स इंटरकोर्स हो पाएगा। तो उसको तैयार करने के लिए, ऐसा माध्यम बनाने के लिए क्या चाहिए होगा हमें? एसेसरी डेट के लिक्विड, यानी एसेसरी ग्लैंड के अंदर जो लिक्विड है वो दूसरा काम क्या करेंगे, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराएंगे। लुब्रिकेशन कब? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होगा। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हो रहा होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में, तब वहां पर क्या प्रोवाइड करना है, लुब्रिकेशन। स्नेह, चिपचिपापन प्रदान करना है, तो उसका काम हो गया। नेक्स्ट, और क्या काम करेंगे? और कुछ काम करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो ये लिक्विड है ना, तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर भी तो कुछ होगा। क्या लिक्विड बोल देने से काम थोड़ी चलेगा, ये लिक्विड के अंदर भी तो कुछ होगा। हाँ, क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। और क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं? इस लिक्विड के अंदर जो कौन निकाल रहा है, एसेसरी ग्लैंड, यानी जो सहायक ग्रंथि आप लिक्विड निकाल रही हैं, तरल निकाल रही हैं, उसके अंदर फ्रक्टोज भी होता है और एंजाइम भी होता है। फ्रक्टोज का काम क्या है? फ्रक्टोज का काम है एनर्जी देना। किसको एनर्जी देना? स्पर्म को। भाई आपको ही पता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का काम क्या है, एनर्जी के लिए। उसी तरीके से इस लिक्विड में एक जो फ्रक्टोज है वो भी क्या काम करेगा, एनर्जी। और एनर्जी किसको देगा? स्पर्म को देगा। तो स्पर्म को एनर्जी की क्या जरूरत है? बिल्कुल है भाई। तुम्हें पता है कि स्पर्म मोटाइल है, स्विंग करेगा, चलेगा, तो उसको, चलो जब वो टेस्टिस के अंदर था तो उसको न्यूट्रिशन कौन दे रही थी, साइटोनिसल दे रही थी। लेकिन अब तो टेस्टिस से बाहर आ गया ना भाई, टेस्टिस से बाहर आ चुका ना, ग्लैंड वगैरह में देखो, डक्ट जो नलिकाएं वगैरह, उससे तो आगे आ चुका है। तो जब आगे आ चुका है, इसके बाद पेनिस के थ्रू कहाँ चला जाएगा, इंसेमिनेशन प्रोसेस बताई थी, जब सेक्शुअल कोर्स होगा तो चला जाएगा फीमेल की बॉडी में। तो फीमेल की बॉडी में भी उसको जान, उसके आगे खुद जाना है, कहाँ पर, ओवम के पास। जब वो आगे खुद जाएगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसको चलना पड़ेगा, स्विमिंग करना पड़ेगा। तो जब वो स्विमिंग करके मेहनत करके आगे जाएगा, तो क्या चाहिए होगी, एनर्जी। और वही एनर्जी फ्रक्टोज देगा। इसीलिए जो लिक्विड था उसके अंदर फ्रक्टोज डाला गया था। क्यों? क्योंकि वो फ्रक्टोज क्या करेगा, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज एंजाइम। एंजाइम क्यों है? एंजाइम क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन के लिए, किसके लिए होता है, सबसे पहले यह पता होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन, निषेचन के लिए। ये निषेचन में क्या करते हैं, मदद। क्या करते हैं, मदद। निषेचन में क्या करेंगे, मदद। कैसे? तुम्हें पता है, अभी बताया कि स्पर्म पहुंच चुका है फीमेल की बॉडी में। जब फीमेल की बॉडी में पहुंच गया, तो अब उसके आगे उसको कहाँ तक ले जाना है, उसको आगे ले जाना है ओवम तक। और ओवम में ले जाने के लिए चाहिए एनर्जी, जो स्पर्म कौन देगा, फ्रक्टोज। अब वो पहुंच गया ओवम के पास, तो ये ओवम हो गया और ये तुम्हारा स्पर्म हो गया। तो जब ये इसके पास जाएगा तो जो ओवम है ना, उसमें बहुत सारी लेयर होती है। तो उस लेयर को तोड़ने के लिए, और ये स्पर्म अंदर चला जाए, यानी उसको निषेचित कर दे, फर्टिलाइज कर दे, तो इसको लेयर जो है ना, कवरिंग, उनको तोड़नी पड़ती है। और उसको तोड़ने के लिए चाहिए होता है स्पेशल एंजाइम। और वो स्पेशल एंजाइम कौन देता है, एसेसरी ग्लैंड की सिक्रेशन, यानी एसेसरी ग्लैंड के द्वारा बनने वाले लिक्विड। तो ये अब नॉर्मल हमें लगता था अरे ये क्या काम करेंगे, देखो कितनी इंपॉर्टेंट काम है। यदि इनमें से कुछ भी, जितनी चीजें मैंने बताई, सही से नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा।
सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा तो स्पर्म आगे चल नहीं पाएगा, आगे नहीं चल पाएगा, ओवम के पास नहीं पहुंचेगा, ओवम के पास नहीं पहुंचेगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। लेते हैं फ्रक्टोज था लेकिन एंजाइम नहीं था, एंजाइम नहीं था तो ओवम के अंदर जो कवरिंग है ना, जो लेयर बने हैं, परत बनी हुई है, उस परत को कौन तोड़ेगा? नहीं तोड़ पाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फिर निषेचन नहीं होगा, फिर बेबी बेबी नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए जो भी बता रहा हूँ सबका अपना एक रोल है, सब इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक भी चीज कमी आ गई तो फिर नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, बेबी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए इनको पढ़ना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, और इनका इम्पोर्टेंस भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो फंक्शन ऑफ नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस। ठीक है, पेनिस। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो जाएगा, अपने आप लेक्चर खत्म हो जाएगा, 10 बजे का टाइम है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले जितना आज पढ़ा उसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं, वो भी बनाना जरूरी है, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, चलिए। तो हम सीधे यहीं से स्टार्ट करते हैं, मेलिपेटरी सिस्टम के ऑर्गन से। तो अब आई होप ये ऑर्गन क्लियर हो गए होंगे, कहाँ पे कौन से ऑर्गन है। एक बार डायग्राम मैंने इसलिए कल भेजा था, देख लेना। अब देखा कि नहीं देखा पता भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस के अंदर मैंने आपको बताया कि टेस्टिस के अंदर कहाँ पर होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है स्क्रोटम। और वो बाहर हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, किसके लिए? स्पर्म बनाने के लिए। फिर हमने देखा कि टेस्टिस के जब अंदर गए तो हमने देखा कि उसके अंदर 250 से 300 क्या थे, यहाँ देखो, 250 से 300 क्या थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल थे। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर गए तो सेमीफेस ट्यूब्यूल्स थे। उसके अंदर सर्टोली सेल, जर्म सेल थे, और कुछ खाली जगह थी। खाली जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते थे, जहां पर लीडिंग सेल्स थी, जो कि क्या बनती थी? हार्मोन बनाने में मदद करते थे। जनन कोशिका शुक्राणु को बनाती थी, और सर्टोली सेल क्या देती थी? न्यूट्रिशन। ये था टेस्टिस के बारे में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। फिर हमने देखा था फंक्शन ऑफ टेस्टिस, तो शुक्राणु को बनाना और हार्मोन बनाना। इसके बाद हमने देखा, ठीक है, इसके बाद हमने देखा एसेसरी ग्लैंड और एसेसरी डक्ट। डक्ट, एसेसरी डक्ट। तो हमने देखा था डक्ट 4 होती हैं। इनका काम ये होता है कि जो शुक्राणु बने हैं टेस्टिस में, उसको आगे लेके जाना। ठीक है, और उसके लिए 4 डक्ट थी। इसके अब आगे हमने देखा कि फंक्शन क्या थे इनके। तो इनका फंक्शन यही था कि आपको क्या करना है कि जो स्पर्म बना है उसको कहाँ पहुंचाना है? पेनिस के पास, ताकि उसको हम वेजाइना के थ्रू फीमेल की बॉडी में पहुंचा सकें। फिर ग्लैंड था, तो ग्लैंड 3 टाइप की थी, वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्रल। और इनका काम था लिक्विड बनाना, और लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट थे। और लिक्विड में क्या इंपॉर्टेंस थी, तो मैंने बताया था कि सीमेन का फॉर्मेशन करवाने में मदद करते हैं स्पर्म के साथ मिलकर। लुब्रिकेशन देंगे ताकि मेल और हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स इजी हो सके। और साथ में फ्रक्टोज उसके अंदर होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एंजाइम होता है जो निषेचन में मदद करता है। नेक्स्ट है इसके आगे एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस, जो इसको हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। यहाँ तक आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं। तो आज सबसे पहले कुछ नहीं करो, तुरंत जाके पढ़ो, 10 मिनट में सब रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि तुरंत पीडीएफ नोट्स से पढ़ लिया तो। और नाश्ता खाना खाने चले गए, फिर सोचा शाम को पढ़ लेंगे, तब तक सब गायब हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, सीधे जाके अभी पढ़ना। तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब कल। तो यहाँ तक पढ़ के आना, और कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सब फ्री है, लेकिन पढ़ना जरूर। ओके, चल। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके।